हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हमारे हिस्ट्री के पार्ट 4 के बारे में। देखिए, मैंने आपको 3 पार्ट्स पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें कि मैंने आपको 5 टॉपिक डिस्कस किए हैं और 5 टॉपिक आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और होप सो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हों। जिसमें कि चैप्टर 6 चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप, और उसके बाद है इंडिया में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। फिर आपका चैप्टर आ जाता है 8th जो है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण का युग। और उसके बाद लास्ट जो चैप्टर आपका पढ़ेंगे वो होगा प्रिंट कल्चर एंड मॉडल वर्ल्ड, ठीक है। ये सारे चैप्टर मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी और होप सो सारी चीज़ें मैं लास्ट तक आपको सारी सही से प्रोवाइड करा दूँ। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है उतना इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि ये जो आंसर्स हैं, मैंने अब पहले जो PDF बनाई थी उसमें आंसर्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब आप लोगों ने कहा कि मैम आंसर साथ में ही लेके आओ, तो तब मैंने आंसर्स इसमें दोबारा डाले हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी और आंसर बताती जाऊंगी, लेकिन हाँ, जहाँ मुझे लगेगा कि आपको चीज़ें समझानी है वहाँ मैं रुककर समझा भी दूंगी। बस मैं कोशिश ये करना चाह रही हूँ कि एट दी एंड आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएं और टॉपिक वाइज प्रोवाइड हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सरेयू कौन थे? तो ये फ्रांसीसी चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूक मेटरनिक कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत और अधिकार विभाजन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जॉल वेराइन क्या था? वह किस प्रकार जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है? यह एक जर्मन शुल्क संघ था, ठीक है। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 ईस्वी में स्थापित इस संघ में ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया व मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी थी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक बना। देखिए, ये एक शुल्क संघ है जिसमें कि इन्होंने सारे शुल्क अवरोधों को समाप्त करके मुद्राओं को क्या करा, 30 से 2 कर दिया गया। इसी वजह से इसे आर्थिक एकीकरण का प्रतीक माना गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जिसके निवासियों को स्लाव कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था? बाल्कन के क्षेत्र के लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? कुस्तुनतुनिया की संधि। कौन सी? कुस्तुनतुनिया की संधि, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना, आपको बहुत बेनिफिट देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वोल्फ टोन ने किया था। किसने किया था? वोल्फ टोन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेखांकित शब्दों को सही करके लिखिए। देखिए, कपूर को जर्मनी का बिस्मार्क कहा जाता है, तो यहाँ पर कपूर की जर्मनी की जगह इटली आएगा, ठीक है, ये याद रखिए। वर्साई में हुए एक समारोह में जनवरी 1871 में प्रशिया के राजा विलियम ने स्वयं को इटली का राजा घोषित किया। कहाँ का किया था? जर्मनी का किया था, ठीक है। और ये 3rd है, वियना कांग्रेस का आयोजन 1817 में हुआ था। नहीं, 1817 की जगह 1815 होगा यहाँ पर, ठीक है। रूसो ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है या जुकाम हो जाती है, ठीक है। तो ये रूसो का नहीं है, ये मेटरनिक ने कहा था। ये इतने इम्पोर्टेंट कथन है ना कि बहुत ज़्यादा आपको पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में, जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसमें से सही की पहचान करनी थी, तो इसमें सही जो है मेटरनिक ऑस्ट्रिया से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
देखिए, इटली के एकीकरण के विषय में कौन सा सही नहीं है, संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? ओटोवन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था, ठीक है, बाकी संबंधित हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ज़रूर पढ़ते रहिएगा। और ये कहाँ, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। इसमें क्या है? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कथन कारण वाले क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्योंकि आपको कथन कारण वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भले ही उनकी मतलब कम हो, लेकिन आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना क्या है? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति का अलगाव होने लगा। कारण क्या है? राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग में काफी तीव्र गति से विकसित हो रही थी। तो देखिए, ज़्यादा मैं आपके टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। इसका जो आंसर है बी है, संकल्पना, मतलब दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वो संकल्पना की सही प्रस्तुत या कह लीजिए व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी सेम है, ठीक है, कथन कारण वाला है। देखिए, कथन संकल्पना क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। कारण क्या है? 1815 में वियना संधि की गई, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये आंसर, इसका आंसर है ए, ठीक है। संकल्पना और कारण दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा है तो आपको पता है जब वियना की संधि हुई थी, ठीक है, तो उसमें बूर्बो वंश को दोबारा सत्ता सौंप दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी? तो देखिए, जो सामूहिक पहचान की भावना थी वो किस तरीके से? प्रतिभक्ति और नागरिकता के विचार, ठीक है, नए राष्ट्रीय चिन्ह, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, एक समान भार व मान व्यवस्था। देखिए, इन सब तरीके से जो देशवासियों में सामूहिक पहचान पैदा की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया, ठीक है। समीक्षा करें। तो नेपोलियन किस तरीके से बनाया था? नेपोलियन संहिता द्वारा, ठीक है। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए गए, ठीक है। शहरी क्षेत्र में सुधार और व्यापार में सुधार। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए, यूरोप में जो राष्ट्र निर्माण में संस्कृति ने किस तरीके की महत्वपूर्ण योगदान दिए थे? कला, काव्य, कहानियां, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया, लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य, ठीक है, और स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल दिया गया, और भाषा, ठीक है, भाषा और जनसूत्रियों पर आधारित संस्कृति का निर्माण किया गया, ठीक है। तो इन सब ने जो राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, ये शायद मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है, लेकिन छोड़िए। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं? ठीक है, तो उत्तरदायी कौन से कारण हैं? देखिए, राष्ट्रीय राज्य का उदय, लोकतांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा देना, ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल, ठीक है, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं, ठीक है। तो ये सारा आपका था। क्वेश्चन नंबर 23 है,
फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़े थे, जैसे कि एक तो मैंने आपको बता दिया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता का असर पूरे विश्व पर पड़ा था, और भारत ने भी अपने जो प्रिएम्बल है उसमें लिया गया है ये चीज़ें। ठीक है, तो क्या हुआ, लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था हुई विश्व में। ठीक है, जो लोकतांत्रिक शासन की जो व्यवस्था थी वो यहीं से ही विकसित होनी शुरू हुई थी। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व से भरे समाज की नींव। देखिए, ये वाला तो मैं आप में से ऑलमोस्ट बच्चों को इतनी बार मैंने बता दिया है कि ये तो आप भूल ही नहीं सकते, और इसे बहुत बार ही पूछा जाता है। नवीन कानून संहिता। ठीक है, मध्य वर्ग का उदय और उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ। उदारवादी विचारधारा का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ यही, क्योंकि उदारवादी जो लोग थे ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सभी धर्मों को साथ लेके चलने की बात करते थे। कुछ अब यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद इसमें है मिलान करें। तो होप सो आप लोगों को अभी तक ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि सारे मिलान सही हैं। ठीक है, पहले मैंने मिसमैच किए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, आप लोगों के लिए ठीक कर देती हूँ। ठीक है, हिंद स्वराज किससे संबंधित है, महात्मा गांधी की बुक थी। ठीक है, चोरा चोरी। ठीक है, ये क्या था, असहयोग आंदोलन को जो स्थगित किया गया था। और स्वराज पार्टी का संबंध किससे है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी, और रोलेक्ट एक्ट प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेशावर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई किसने की थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा ये की गई थी। ठीक है, पूना समझौता किसके और समझौता क्या है और किसके मध्य हुआ था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो पूना समझौता जो था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड में संशोधित रूप में अनुमोदित किया था। ठीक है, इस समझौते में, ठीक है, दलित वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग थी, ठीक है, उसे त्याग दिया था। ठीक है, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रतिनिधि विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 148 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो मोहम्मद इकबाल। ठीक है, और हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी मुझे इसके आंसर्स जो हैं, ये इसका आंसर्स मैंने नहीं लिखे हैं और ये मिसमैच है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1921 में भारतीय तिरंगे झंडे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो इसका आंसर जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखा था आपकी बुक में। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो इसका आंसर है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के लिए कांग्रेस के ध्वज का प्रस्ताव पारित दिया था। ठीक है, इस झंडे को पिंगाली वेंकैया, ठीक है, ने डिज़ाइन किया था। इसमें 2 रंग थे। देखिए, यहाँ पर हम लोग ये सोचते हैं, उस समय लोग किस तरीके से सोचते थे, आप अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो जो लाल और हरा रंग, ठीक है, जो ऑरेंज रंग होता है, यहाँ पर लाल दे रखा है, लाल और हरा रंग,
ये क्या था, हरा रंग, लाल रंग हिंदुओं का प्रतीक था और हरा रंग मुस्लिम्स का प्रतीक था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी उस टाइम के लोग सोच रहे थे। लेकिन देखिए हम लोग मतलब इस टाइम कितनी सारी चीज़ें लोग एक दूसरे के अगेंस्ट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, पिकेटिंग का अर्थ क्या है, दुकान के आने जाने के रास्ते को अवरुद्ध कर के विरोध करना, इसे पिकेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों एवं भाषाई समूह के लोगों ने निम्न के माध्यम से सामूहिक अपनेपन की भावना विकसित की। तो इसका जो आंसर है वो उपयुक्त सभी है। पहला क्या है, इतिहास और उपन्यास, लोक कथा, गीत, चिन्ह। ठीक है, बहुत सारी सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं और संयुक्त संघर्ष का अनुभव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने कहा अस्पृश्यता को खत्म किए बिना अगले 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। तो ये कथन महात्मा गांधी का था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए कथन में रेखांकित तथ्यों को सही करके लिखिए। महात्मा गांधी का यह विचार था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना ब्रिटिश लोगों के सहयोग से की गई थी। तो यहाँ पर देखिए कथन क्या है, इसमें सही करके लिखना। तो इसमें जो ब्रिटिश लोगों के सहयोग से नहीं, भारतीय लोगों के सहयोग से की गई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो गा है। ठीक है, कथन सही है, इसका जो आंसर है वो आपका कारण गलत है। ठीक है, कथन सही है बट कारण गलत है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किस महाद्वीप में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण से जुड़ा है। आंसर है इसका यूरोप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 1915 में लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किस प्रांत ने प्रांतीय असेंबली के चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। ठीक है, तो वो था मद्रास। क्वेश्चन नंबर 14 है, रोलैक्ट एक्ट में निम्न में से किसका प्रावधान था। राजनैतिक बंदियों को बिना अदालती कार्रवाई के जेल में भेज देना। ठीक है, और इसे काला कानून भी कहा जाता था। यही कारण था कि जलियांवाला लोगों ने इसके खिलाफ वो किया प्रदर्शन, और ऐसी जलियांवाला जैसी घटना हमें देखने को मिली। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। क्वेश्चन नंबर 1 है, 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से ब्रिटेन को कपास के वस्त्र निर्यात में गिरावट का कारण था। क्या था, ब्रिटेन में कपास आयात पर टैरिफ लागू करना। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ब्रिटेन में कपास आयात पर टैरिफ लागू करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने नौकरियों में कदम रखा जो पहले पुरुषों से करने की उम्मीद की जाती थी। क्या कारण था, क्योंकि जो सारे पुरुष थे वो लड़ाई पर विश्व युद्ध में चले गए थे। ठीक है, इनके पीछे से सारे जो काम थे वो महिलाओं ने संभाले थे। इसी कारण कहा जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था ना, वो विश्व के लिए तो हानिकारक था ही था, लेकिन जो महिला सशक्तिकरण की एक जो स्थापना थी वो वहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था। तो वो आपका डेनमार्क है। जर्मनी, फ्रांस और इटली आपको पता ही है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके बनाए थे, लेकिन जब लास्ट में मुझे लगा कि बस आपको आंसर्स दे दूं, तो फिर मैंने ये आंसर्स वो कर दिए, रेड कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए किसने असेंबली लाइन की अवधारणा को अपनाया था।
तो ये कौन है आपके हेनरी फोर्ड। कौन थे? हेनरी फोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 19वीं सदी में हजारों लोग अमेरिका के लिए यूरोप से भाग गए। ठीक है, इसका क्या कारण था? गरीबी और व्यापक घातक बीमारियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वी.एस. नायपॉल कौन थे? तो यह एक लेखक थे जिसके पूर्वज ने गिरमिटिया कार्यकर्ता के रूप में प्रयास किया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्राचीन समय में मानव समाज किस तरह आपस में जुड़े हुए थे? तो किस तरीके से जुड़े थे? ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिकता, पूर्ति के लिए यात्राएं। ठीक है, व्यापारी, पुजारियों तथा तीर्थयात्रियों द्वारा जो कि बड़ी दूरी किया करते थे। तो ये प्राचीन समय में किस तरीके से आपस में जुड़ गए थे? ठीक है, ट्रेवलर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया के सुदूर हिस्से के बीच जीवांत पूर्व आधुनिक व्यापार और सांस्कृतिक लिंक का एक उदाहरण है। तो इसका क्या है उदाहरण? रेशम मार्ग इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है। लैटिन अमेरिका में अल डोरेडो क्या है? तो ये सोने का शहर है। क्या है? सोने का शहर। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्ड। कोई भी 2 कारक बताइए जिससे वैश्विक दुनिया बनने में मदद मिले। ठीक है, तो व्यापार, काम की तलाश में और पैसा। ठीक है, ये सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक तेजी से फैलने वाला कौन सा पशु प्लेग है जो ये 1880 होगा। ठीक है, मैं हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो। 1880 के दशक के अंत में अफ्रीका से टकराया था। तो ये क्या है? रिड पोस्ट। ठीक है। ये क्या हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 है रिंडर्स पेस्ट। सॉरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था? तो ये था यूरोप में, आपस में लड़ा गया था। और देश मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, प्रथम विश्व युद्ध के भी बता दिए और द्वितीय विश्व युद्ध के भी सारे बता दिए। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो ये तो आंसर ऐसा है कि सबको ही पता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ये निकले तो इंडिया को ढूंढने थे, लेकिन वहाँ इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी थी। ठीक है। अब यहाँ पर 14 क्वेश्चन है कथन कारण वाला। ठीक है। कारण ए है, त्रिनिदाद और गुयाना में लोकप्रिय चटनी संगीत गिरमिटिया अनुभव के बाद की एक और रचनात्मक समकालीन अभिव्यक्ति है। नायलॉन के कुछ शुरुआती उपन्यास, नायपॉल है यहाँ पर। ठीक है, उपन्यास और अलगाव की भावना को पकड़े है। क्वेश्चन तो देखिए, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता, ये याद रखिए। ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है 18 है आपका। ये क्या हो रहा है बार बार? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए कथन और कारण को बताइए। ठीक है, इसमें मैं आपको कथन कारण बता देती हूँ। देखिए, 19वीं सदी के पश्चात ब्रिटिश उत्पादकों ने भारतीय बाजार को पाट दिया था। इसका आर, ब्रिटेन को भारतीय निर्यात का मूल्य भारत को ब्रिटिश आयात के मूल्य से बहुत अधिक था। ठीक है, तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका कथन कारण कहाँ है? तो देखिए, 16वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगालियों और स्पेनिश विजय और अमेरिका के उपनिवेश निर्यात रूप में
चल रहा था। इसका और क्या है, स्पेनिश विजेताओं का सबसे शक्तिशाली हथियार परमाणु बम था। तो देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है इसका। अब चैप्टर नंबर 9 है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कौन सा है, आधुनिक औद्योगिकरण का युग। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, जब मैं इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर निकाल रही थी, इसमें से देख रही थी, तो इसमें कई है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिले मुझे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पहले फैक्ट्स करा दूंगी और फिर जो मुझे क्वेश्चन आंसर इसमें मिले हैं वो करा दूंगी, क्योंकि इसमें है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको डायरेक्टली इधर से देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं। और अगर मैं इनका क्वेश्चंस वैसे मैंने बना रखे थे, लेकिन मैंने फिर वो वन लाइनर टाइप में ही कर दिए, क्योंकि मैं अभी ये नहीं चाह रही कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, और होप सो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली मैंने कोशिश की है कि वन लाइनर फॉर्म में दे दूं। ठीक है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए ले आई हूँ। 1730 में इंग्लैंड में फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद 1760 में ब्रिटेन ने अपनी सूती मिलों की खपत के लिए कपास का आयात प्रारंभ किया था। ठीक है, 1764 में स्प्रिंग जेनिंग का आविष्कार हुआ था, और किसने किया था, जेम्स हरग्रीव्स। ठीक है, इन्होंने किया था। 1767 में रिसर्च आर्कराइट द्वारा सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा क्वेश्चन। और ये है 1781 जेम्स वाट द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार एवं पोस्टेड होना। देखिए आविष्कार किया और इन्होंने इसका पोस्टेड किया था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें जो है, देखिए फिर 1785 में कास्ट राइट ने बिजली से चलने वाले करगहों का आविष्कार किया, जो भाप का इस्तेमाल काटने और बुनने के लिए किया करते थे। ठीक है, फिर 1830 और 40 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा बंगाल में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियों की शुरुआत की गई। ठीक है, 1840 में औद्योगिकरण के पिछले चरण में ब्रिटेन अग्रणी उत्पादक बना। ठीक है, अग्रणी उत्पादक मतलब जिनका मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करते हो। ठीक है, 1840 में। फिर उसके बाद बात करें तो आपका 1850 है। ठीक है, 1850 में लंदन में रेलवे स्टेशन का विकास किया गया। 1854 में क्या हुआ, मुंबई में पहली कपास मिल कपड़ा मिल की स्थापना की गई। ठीक है, 1855 में क्या हुआ, बंगाल में पहली जूट मिल का खुलना। ठीक है, फिर उसके बाद 1860 में अमेरिकी गृह युद्ध से कपास की आमद बंद और कानपुर में इंगलिंग मिल का खुलना, इंगलिंग मिल। ठीक है, और 1861 में अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल की स्थापना की गई। फिर इसके बाद अगर हम बात करें 1863 में लंदन में भूमिगत रेलवे की शुरुआत की गई। 1873 में ब्रिटेन से लौह इस्पात का निर्यात प्रारंभ किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करें 1874 में मद्रास में पहली कारगा मशीन द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया गया। फिर इसके बाद 1900 में टी पॉल म्यूजिक कंपनी ने किताब प्रकाशित की, जिसकी जिल्द पर तस्वीर में नई सदी के उदय डाउन ऑफ सेंचुरी का ऐलान किया। ठीक है,
फिर 1912 में क्या हुआ, 1912 में पहली लो इस्पात कंपनी की शुरुआत जे.एन. टाटा जमशेदपुर में की गई। ठीक है। 1917 में कोलकाता में पहली जूट मिल मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद ने चीन से व्यापार किया। ठीक है। 1941 से 35% से ज्यादा हथकरघा में फ्लाई शटल का प्रयोग किया। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें कि नए शब्द हैं। ठीक है। जो कि आपके चैप्टर में बहुत यूज किए गए हैं, तो इन शब्दों का बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो प्राच्य, यह शब्द उन देशों के लिए प्रयोग किया जाता है जो यूरोप से पूर्व में स्थित है। ठीक है। फिर इसके बाद पूंजी, यह मुद्रा की बड़ी मात्रा है जिसका निवेश किया जाता है या व्यापार या उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। समाजवादी, जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान हिस्सा होता है तथा मुख्य उद्योग का स्वामित्व और नियंत्रित सरकार का होता है। ठीक है। नियंत्रण जो होता है वो सरकार का होता है। देखिए ये बहुत नॉर्मल से शब्द हैं, लेकिन आपकी बुक में दे रखे हैं। अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको ध्यान होगा, तो आपका कहाँ से क्या पूछ ले कुछ नहीं पता। ठीक है। तो हम तो वही कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे बेस्ट हो सकता है। स्पिनिंग जेनिंग एक सूत काटने वाली मशीन जो जेम्स हर गिव जली वर्स द्वारा 1764 में बनाई गई थी। स्टेपल क्या है? ये एक व्यक्ति जो देशों के हिसाब से उनको स्पेटल करता है या उन्हें छाटता है। ठीक है। फिर उसके बाद है फुलर्ज सुन्नाटो ने सरहारे कपड़े को समेटता है। कर्डिंग क्या है आपका? यह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि के रेशे को कताई के लिए तैयार किया जाता है। फ्लाई शटल रस्सी और पुलियों के जरिए चलने वाला यह एक यांत्रिक औजार जिसका बुवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और ये जो नए आविष्कार है ना, इन्हें लिख लीजिएगा, मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नए फ्लाई शटल जॉन के भाप इंजन यूकॉमिन और जेम्स वाट, और स्पिनिंग जेनी तो ये जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है। ये याद रखिएगा। अब ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब देखिए ये होती है ट्रांसलेशन की गलती। देखिए गोमशता लिखा हुआ है यहाँ ये इसने ट्रांसलेट जो किया है वो बीफ कर दिया है। ठीक है। तो इसे आप नहीं मानिएगा। ठीक है। ये भी मतलब आप समझ रहे हो कि कितनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। आप एक चीज़ ही नहीं होती करने के लिए। ठीक है। तो इसे आप ठीक से कर लीजिएगा। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के वेतनभोगी कर्मचारी जिन्हें बुनकरों पर निगरानी के लिए रखा गया था, उन्हें क्या कहा जाता था? गोमश्ता। ठीक है। और उसने इंग्लिश वाले ने इसे बीफ प्रोनाउंस कर दिया। क्या है ये? गोमाश्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पूर्वी देशों खास तौर पर पूर्वी एशिया के देशों को क्या कहते हैं? प्राच्य। मैंने आपको बता दिया ये पहले ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ब्रिटेन के 2 मुख्य आरंभिक उद्योग कपास और लौह एवं इस्पात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसी मशीन जिसे कताई होना चाहिए। ये देखिए जब आप टाइप करते हो ना, टाइप करने में बहुत चीज़ें मिसप्रिंट हो जाती हैं। ठीक है। ये कताई होनी चाहिए कि प्रक्रिया को तेज
कर दिया और श्रम की मांग को घटा दिया। तो स्प्रिंग जेनिंग। कोष्टी किसे कहते हैं? तो ये जो है बुनकर समुदायों को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से कौन सी एक यूरोपीय प्रबंधक एजेंसी नहीं है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों के एक बड़े भाग को नियंत्रित करती थी? तो यह है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 18वीं सदी भारत में निम्न में से किस बंदरगाह शहर का पतन हुआ था? तो वो था सूरत। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस शहर को अर्ध औद्योगिकीकरण युग में कपड़े के फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था? तो वो आपका हो गया लंदन। ठीक है। फ्लाई शटल का प्रयोग निम्न में से किस लिए होता था? तो बुनाई के लिए होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन नए मजदूर लाने के लिए उद्योगपतियों की मदद करते थे? तो ये है आपका जॉबर। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है ये। ठीक है। कथन कारण वाला, यहाँ पर नंबरिंग नहीं डली हुई, तो मैं बता देती हूँ आपको। इसमें देखो, जब मैनचेस्टर उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तब उन्होंने कपड़े के बंडल पर लेबल लगाना शुरू किया। कारण क्या था? लेबल गुणवत्ता का प्रतीक थी, क्योंकि जब खरीदार मेड इन मैनचेस्टर मोटे अक्षरों में लिखा देखता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। तो देखिए, ये जो कथन कारण है ये दोनों ही सही है, कथन भी और कारण भी, और व्याख्या भी बिल्कुल सही करता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, विक्टोरियाई ब्रिटेन में उद्योगपति मशीन नहीं लगाना चाहते थे जो मानव श्रम से निजात दिला दे तथा जिसमें बहुत पूंजी लगे। देखिए, इसमें क्या है, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के निर्यात में गिरावट नहीं आई। तो देखिए, इसमें कथन और कारण दोनों से ही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है, क्योंकि यहाँ पर कथन कारण में यहाँ पर है इसका कारण, ब्रिटिश कपड़ा उद्योग अभी फैलना शुरू हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़े की मांग थी। ठीक है। तो दोनों ही सही है। ठीक है। बस यहाँ पर ये है कि आपका आंसर ऊपर आ गया है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय बुनकरों मैनचेस्टर उत्पादों के आने से फलने फूलने लगे। कारण क्या है? अमेरिकी गृह युद्ध की वजह से अमेरिका से होने वाली कपास की आपूर्ति बाधित हुई। ठीक है। तो इसमें क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है। घा है। अब इसके बाद हम लास्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे और होप सो ये आपके लिए अच्छा यूजफुल हो रही होंगी वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोप में पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? योहान गुटनबर्ग। ठीक है। रेखांकित शब्दों को देखिए, इसमें जो पहले मिसप्रिंट था मैंने सही कर दिया है इसे, तो लुईस सेबेस्तिया मसीए। ठीक है। मर्सिए यही है। ठीक है। छापाखाना का प्रतीक, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इसमें बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। ये किसका कथन है? तो ये
लुई का ही है, मर्सिए का ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंग्लैंड में पेनी चेप बॉक्स या एक पेशिया किताबें बेचने वाले को क्या क्या कहा जाता था? तो चेपमैन। क्या कहा जाता था? चेपमैन। अब देखिए इसमें सही का आंसर बताना था, लेकिन एज यूजुअल यहाँ मैंने आंसर आपका लगा लिया है। सही जो है वो बी है, मार्को पोलो, और बाकी सारे इटली। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दोबारा से कथन कारण वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमारी जो कथन कारण है, देखिए, मुद्रण क्रांति के कारण पहले जो श्रोता थी वह अब पाठक में बदल गई थी। ठीक है, अब किताबें समाज के व्यापक तक पहुंच चुकी थी। तो देखिए इसमें आपको पढ़ते ही समझ भी आ रहा है खैर कि संकल्पना सा और कारण दोनों ही सही हैं और कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें संकल्पना क्या है? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 1868 ईस्वी में छपी थी। ठीक है, 68 ईस्वी। कारण क्या है? चीनी बौद्ध प्रचारक अपने साथ 1768 से 1770 ईस्वी में अपने साथ छपाई की तकनीक लेकर जापान आए थे। तो देखिए इसका भी आंसर यही है, संकल्पना और कारण दोनों ही सही हैं। ठीक है, और कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, संकल्पना पांडुलिपियों की उम्र बढ़ने के विचार से उन्हें जल्द या तख्तियों में बांध दिया जाता था। कारण क्या है? पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। तो देखिए ये भी संकल्पना और कारण दोनों ही सही हैं और संकल्पना कारण सही व्याख्या करता है संकल्पना की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 आपका, योहान गुटनबर्ग द्वारा छपी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो ये आपकी बाइबल थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गुलामगिरी पुस्तक में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो तो ये है आपकी जाति प्रथा के विरुद्ध किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक यूरोप में कौन लाया? तो मार्को पोलो लेके आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किस देश में मुद्रण तकनीकी सबसे पहले विकसित हुई? तो वो आपका चीन था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, महामंदी के दौर से 13वां है, महामंदी के दौर से निपटने के लिए पुस्तकों ने किस प्रकार के संस्करण विशेष पर बल दिया? तो पेपर बैक संस्करण छपे ज़्यादा से ज़्यादा, उन पे विशेष बल दिया गया। 14वां जो कारण है क्वेश्चन है आपका, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? देखिए तो ये क्या है, स्याही लगे ठप के ब्लॉक तथा तख्ती पर कागज का रगड़कर किताबें छापना। ठीक है, इसे कहते थे। फतवा शब्द से आप क्या समझते हैं या क्या परिभाषा है? तो ये इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान द्वारा इस्लामी कानून एक तरीके से होता था। ठीक है, उलेमा शब्द को परिभाषित कीजिए। अनिश्चय या असमंजस्य की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए कि कोई लॉ आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो उस लॉ को कौन समझाएगा? मुफ्ती जो होते हैं वो समझाएंगे, और क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है। जैसे एक तरीके से समझ लीजिए कि आपको कोई कानून के बारे में जानना है तो आप लॉयर के ही पास जाएंगे ना, जो उसका ज्ञाता है, ये इस तरीके से। ठीक है,
17वां क्वेश्चन है, दो फारसी अखबारों के नाम बताइए, लिखिए जो 1882 में प्रकाशित हुए। जामे जहांनामा और शमसूल अखबार था। ठीक है, ये सारे आपके एनसीईआरटी में से लिए गए हैं, तो प्लीज इन्हें बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना, मैं आपसे बार बार ही बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में छपाई की तकनीक कब और कौन लाया? तो 16वीं सदी में आया था और पुर्तगाल लेके आए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिफॉर्मेशन से क्या अभिप्राय है? कैथलिक धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वह है आपका है बंगाल गजट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में प्रेस स्वतंत्रता को रोकने के लिए ब्रिटिश द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए? तो देखिए इन्होंने क्या क्या, 1857 के विद्रोह के बाद पूर्व अंग्रेजों ने देशी प्रेस पर शिकंजा कसने की मांग की गई। ठीक है। फिर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इसमें क्या होता था, रिपोर्टर को सेंसर करने का प्रयास किया गया। सरकार नियमित रूप से समाचार पत्रों पर नजर रखने लगी। प्रेस की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। ठीक है। तो यहाँ ये आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और होप सो मैंने बहुत कोशिश की है बहुत सी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की, लेकिन बस आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बीच में अगर मैंने कुछ मिस प्रोनाउंस कर दिया हो तो उसे थोड़ा सा निगलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी जो मेरी हालत हो रही है ना, वो कुछ बोलने की भी नहीं हो रही। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़, आप लोग प्लीज़ बिना पैनिक हुए टेंशन नहीं लेनी, आप थोड़ा सा चिल होकर पढ़िएगा। इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। और अब रात में मैं आपका पॉलिटी रेडी कर लूँगी, और अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं पॉलिटी की क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है। तो कल मैं सुबह मॉर्निंग में ही कोशिश करूँगी कि आपको पॉलिटी करवा दूँ। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।